अच्छा है ये, और आपको आगे तक काम आएगा, और कहीं पे डिस्क्रिप्शन के लिए भी, और किस तत्व की कमी हो रही है और हमारा इसका क्या गुण है, हमें कौन सा एलिमेंट बढ़ाना चाहिए, इस लिहाज से भी आपको आगे इसमें बहुत काम आने वाला है। तो अभी हम लोग जब चारों खत्म करेंगे तो आप एक टेबल बना लीजिएगा। मुझे लग रहा था कि आपके इसमें होगी, तो टेबल मैंने कहीं तो किसी बुक में देखी है, अगर हमारे पास होगी तो मैं जरूर आगे वाले टाइम में बनवा दूंगी, बट आप लोग भी बना लेना अपने आप सिंपल कि इधर लिखिए तत्व पांचों, और इधर आपने लिख लिए सारे आकाश तत्व हमने पहले पढ़ा, फिर वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ऐसे करके हमने बना लिए। और उनका फिर हमने पहले लिख लिया कि इसमें कौन सा धातु है, कौन सा गुण है, इसके स्वामी कौन से हैं, इनके देवता कौन से हैं, और इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि सबसे सही रहेगा, और इससे आपको एक ही ग्लिम्स में एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा। इसको जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी याद तो करना ही पड़ेगा, और बार बार रटने से कोई फायदा नहीं है। आप जितनी बार इसको देखेंगे उतनी बार आपको पक्का होता जाएगा, और एक दो बार हमारे टेस्ट में नंबर कम मिलेंगे तो पक्का हो जाएगा शर्म से पक्का हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने किया था आकाश तत्व, एक बार रिवाइज करते हैं, जिसका शनि, जिसका स्वामी गुरु था। आकाश तत्व का धातु वात और कफ थी, गुण शब्द था, और शब्द से रिलेटेड ऑर्गन क्या था, शब्द से रिलेटेड ऑर्गन था ईयर, है ना, कान। स्वामी गुरु बृहस्पति, जिसको जुपिटर भी कहते हैं, और नाद मतलब ब्रह्म स्वरूप, है ना, जो कि शब्द से ही रिलेटेड था। आकाश यानी अवकाश या रिक्त स्थान, विचार, और इनके देवता थे शिव। तो हमारे पास शिव जी आ गए, बृहस्पति आ गया आकाश तत्व का जो द्योतक था, वायु तत्व के स्वामी थे विष्णु भगवान, अग्नि तत्व के स्वामी थे देवता सूर्य। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग जल तत्व की बात करेंगे। जल तत्व का स्वामी चंद्र और शुक्र है ना, मून एंड वीनस, दोनों ही ब्यूटी को सिंबलाइज करते हैं, और मून क्योंकि स्वभाव से बहुत चंचल भी होता है, इसलिए जल तत्व उन लोगों में दोनों वाइस वर्सा है। अगर किसी व्यक्ति में जल तत्व प्रधान है तो वो व्यक्ति चंचल होगा, बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, और वीनस भी प्रधान होता है, मतलब वीनस ब्यूटी को देता है, तो वो व्यक्ति अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होगा। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो इसका ये भी मतलब होता है, वीनस ब्यूटी देता है, आपको अट्रैक्टिवनेस देता है। सो मून एंड वीनस, स्वामी है इसका चंद्र और शुक्र, तत्व है इसका रस। रस का मतलब है कि जैसे रक्त और रुधिर, मतलब ब्लड, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है ना, तो रस से रिलेटेड है, तत्व इसका रस है। धातु इसमें कफ है। तो कुछ चीजें समझी जाएं और कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी कि जल तत्व का धातु कफ है, क्योंकि अगर जल तत्व ऐसे समझ लो, अगर वो रुक गया तो वो कफ क्रिएट करेगा, है ना, ब्लड का एक्युमुलेशन कहीं पर भी कफ क्रिएट कर सकता है, और इसके जो गुण है उसमें रस ऐड हो जाएगा। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस। शब्द से हम लोग चले थे, शब्द हमारा था आकाश तत्व, फिर स्पर्श आया, फिर रूप आया, अब रस आ गया। और रस कैसे पता चलेगा किसी चीज में रस है, मतलब स्वाद, और स्वाद से रिलेटेड है हमारा एक ऑर्गन टंग, जीभ। ठीक है, तो हमारी सारी सेंस ऑर्गन्स में धीरे धीरे यहां तक आ रहे हैं। शब्द आकाश तत्व, स्पर्श श्वास मतलब त्वचा वायु तत्व, फिर रूप के लिए अग्नि तत्व था, नेत्र आ गए, और अब रस आ गया जल तत्व। क्लियर है ना। शब्द आकाश तत्व, स्पर्श वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व रूप, और रस है जल तत्व। ठीक,
अब इसके बारे में आपको सभी को पता है कि हमारा जल पूरी बॉडी में है, बाहर है, ब्लड से इसको कंपेयर किया गया, रक्त और रुधिर, और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इनके देवता जो हैं वो हमने आपको बताया ही, चंद्र और शुक्र हैं, मून और वीनस दोनों ही हैं। मैडम स्वामी ग्रह है वीनस और वो, तो देवता वरुण और ये है आपका इंद्र। हाँ जल के देवता वरुण है, इंद्र होते हैं। हाँ, ये स्वामी ग्रह हैं। स्वामी ग्रह चंद्र और शुक्र हैं, और देवता हैं इनके, सही कह रहे हो आप, वरुण और इंद्र। ठीक है, वरुण और इंद्र। इसमें ब्रह्मा जी को भी काउंट किया है मैम, कि मतांतर से ब्रह्मा जी को भी जल का देवता माना गया है। हाँ। पर ये समझ नहीं आया ब्रह्मा जी को कैसे। तो ब्रह्मा जी को भी लिख दिया ना, ब्रह्मा जी तो सभी के देवता है ना। आप हर में लिख दोगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो वैसा ही लिखा होगा, है ना। विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल के देवता वरुण और इंद्र को माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा जी को भी जल का देवता माना गया है। ठीक है, धार्मिक चीजों पे बहुत कुछ समझा नहीं जा सकता, किसी बुक में कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ, है ना। बट हाँ, ये जो तत्व है, धातु है, इनसे हम लोगों का जरूर लेना देना है, और इससे हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। तो जल के बिना आपको पता है हमारा जीवन संभव नहीं है, भोजन के बिना तो फिर भी संभव है। जल की तरंगों का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और आज भी उसका उपयोग हो रहा है और बन भी रही है। मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए, वो आप लिख लें। बाकी तो सबको फिल करना आता है आधा पैराग्राफ जल के बारे में। ठीक, जल पे निबंध लिखिए, तो हमारे शरीर में इतना जल है, पृथ्वी पर इतना जल है, जल कितना उपयोगी है, विद्युत की तरंगे उससे बनती हैं। हाँ, तो स्वामी ग्रह चंद्र और मून है। तत्व रस है, जिसका एम्फेसिस जाता है रुधिर और रक्त। धातु कफ है, 4 गुण जो कि शब्द स्पर्श रूप, और अब रस ऐड हो गया। सीक्वेंस थोड़ा सा याद होना चाहिए कि सबसे पहले आकाश तत्व आएगा, फिर वायु तत्व आएगा, फिर अग्नि आई, अब नीचे जल आया, अब पृथ्वी आई। ऐसे ऊपर से सोचना शुरू कीजिए। ऊपर आकाश तत्व है, फिर वायु है पूरी, ठीक, फिर अग्नि आई, फिर अग्नि है, फिर जल है क्योंकि जल बिल्कुल बेस पे हमको मिल रहा है, और फिर पृथ्वी आई। ठीक, ऐसे करके याद रहेगा। तो इसी सीक्वेंस से हम एक एक चीज जोड़ते गए कि पहले हमने जोड़ा ये आपका जो था, पहले शब्द, ठीक, फिर स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस, अब आएगा गंध। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व का स्वामी बुध ग्रह है। पृथ्वी तत्व, अनीता जी पढ़िए पृथ्वी तत्व का पैराग्राफ। पृथ्वी अर्थ या स्किन। पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध है। इस तत्व का कारक तत्व गंध है। इस तत्व के अधिकार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आता है। इस तत्व के अंतर्गत आने वाली धातु वात, पित्त और कफ तीनों ही आती हैं। विद्वानों के अनुसार मतानुसार पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। इस चुंबक का दक्षिणी सिरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। संभव है इसी कारण दिशा सूचक चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत देता है। पृथ्वी के इसी चुंबकीय गुण का उपयोग वास्तुशास्त्र में अधिक होता है। इस चुंबक का उपयोग वास्तव में भूमि पर दबाव के लिए किया जाता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा में भार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता है। हो सकता है इसी कारण दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके, इसमें लिखा है दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। यदि इस बात को धर्म से जोड़ा जाए तो कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोएं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। पृथ्वी अथवा भूमि के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा आकार माने गए हैं। आकार तथा भार के साथ गंध भी पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसका संबंध नासिका की घ्राण शक्ति से है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है
कि पंच तत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या, धरती पे रहने वाले किसी भी जीव के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इन 5 तत्वों का प्रभाव मानव के कर्म, प्रारब्ध, भाग्य तथा आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की ऊष्मा सुख को बढ़ाने का काम करती है। वायु शरीर में प्राण वायु बन के घूमती है। आकाश महत्वाकांक्षा जगाता है तो पृथ्वी सहनशीलता व यथार्थ का पाठ सिखाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जा सकता है। यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से संतुलित रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैम ये बताइए, हाँ मैं समझ गई। ये बताइए कि कौन कौन इस बात से सहमत है कि दक्षिण दिशा में सर करके सोना चाहिए, या कौन कौन लोग दक्षिण दिशा में सर करके सोते हैं? क्या क्या है सोने का डायरेक्शन बताइए, एक एक लोग बताइए। अनिता जी आपका सर का डायरेक्शन या आपके घर में सारे मेंबर्स के सर का डायरेक्शन क्या होता है? मैम सारे मेंबर का तो नहीं एक जगह से पॉसिबल होता है, क्योंकि कमरे जो उस तरह से बने हुए हैं। अमूमन वैसे तो माना गया है कि पूरब की तरफ सिर करके ज्यादा सोना चाहिए। लेकिन दक्षिण दिशा के बारे में मैंने पढ़ा है कि दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना, जैसे कि बीच में बताया कि यमराज की दशा होती है, एक उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोना चाहिए। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मैम मैं तो कहीं भी सर करके सो जाती हूँ। इस मामले में थोड़ा नास्तिक हूँ। इस मामले में थोड़ा नास्तिक हूँ। ठीक। हाँ जी। आप मतलब अपने बेडिंग की जो डायरेक्शन है, एक सेकेंड सभी म्यूट कर लें। जो बेडिंग का डायरेक्शन है वो आपने ऐसे ही किया हुआ है, मतलब आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और लोग थैंक यू। और लोग, बबलू जी आप जुड़े हैं, आपके घर के डायरेक्शंस कैसे हैं बेड के? मेरा पूर्व है, मेरे पापा का दक्षिण। पूर्व दक्षिण की तरफ सिर है। हाँ अच्छा थैंक यू। और लोग? मैम दक्षिण की तरफ, पूर्व दक्षिण सारे लोग पूर्व की तरह ही करते हैं। कभी भी कहीं भी जाते हैं तो सिचुएशन के अनुसार पूर्व या दक्षिण इसी डायरेक्शन में ही सोते हैं। स्वाति आप? पूर्व की ओर ही मैं सिर करके सोती हूँ ज्यादातर। मेरे तो तीनों रूम में वैसे ही डायरेक्शन है। हाँ, अगर ये जैसे कहा है अर्थ का मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म के बेसिस पे हमेशा उत्तर पूर्व जो उत्तर दक्षिण में मैग्नेट लाई डाउन होता है, इसलिए दक्षिण की तरफ सिर करना ही फिजिबल कहा गया है। और पैर तभी होंगे जब डेथ हो जाएगी, डेड बॉडी को रखते हैं, जब भी रिचुअल्स करते हैं डेड बॉडी बाहर लाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका पैर जो है वो दक्षिण की तरफ होगा उसका, है ना। और सिंपली आइदर सबसे परफेक्ट कंडीशन क्या है कि आपको ईस्ट मिल रहा हो, पूरब दिशा मिल रही हो सर करने के लिए, और अदर नहीं मिल रही है तो साउथ मिल रहा हो, दक्षिण की दिशा मिल रही हो। तो ये देख करके ही आई थिंक अभी तक हम लोग करते हैं। अब इस पे क्यों लिखा है इसको हम समझेंगे, और आप भी ढूंढिए जरा कि और एस्ट्रोलॉजर्स में और कहीं पे भी कोई नई चीज बता रहा है क्या, क्यों लिखा है इसमें? हाँ इसमें मैडम जी राजीव जी दीक्षित जी का वीडियो चढ़ाया हुआ है, उसको देखेंगे, उसको पूरा क्लियर करके बताते हैं वो। अच्छा बताइए, आपने सुना है ना? सुना था पर मैं ज्यादा बोल नहीं सकता मैडम जी, इसलिए वो पूरा बता रखा है। बोल सकते हैं आप, अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों समझ रहे हैं? आपने देखा है ना राजीव दीक्षित जी का वीडियो, तो आप बताइए। मैं बता नहीं सकता मैडम, मेरे कोई ग्रह खड़े हैं अभी इस टाइम में। अच्छा ठीक है, तो अभी जब आपका खाली हो जाए ना तो आप मुझे बात करके टाइम ले लीजिएगा, ठीक है? अभी जब आपको टाइम मिल जाए बीच में तब, ठीक है, बिल्कुल बताइएगा। चलिए आप अपना काम कर लें, ठीक है? तो राजीव दीक्षित जी का वीडियो अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग जो है ढूंढ लेंगे, मैं भी देखूंगी जरा। तो इसी को ज्ञान कहते हैं। मैंने तो अभी तक यही पढ़ा है जैसा अनिता जी कह रही है कि आइदर ईस्ट परफेक्ट डायरेक्शन है, आइदर साउथ, और जब डेथ हो जाएगी तभी आप अपोजिट रखेंगे, ठीक है? दूसरा, अब इसमें 5 गुण हो गए अर्थ के, तो 5वां हमारा गंध ऐड हो गया, ठीक? तो हमारे जो चल रहे थे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक? तो 5वां एलिमेंट में 5 ऐड हो जाएगा। तो याद करने का तरीका आकाश तत्व से शुरू करिएगा, एक एक रस ऐड होता जाएगा, एक एक गुण, और अभी यहाँ पर गुण ऐड हो जाएगा गंध। गंध का अगेन संबंध आपकी नासिका से होगा।
कारक तत्व गंध है, और इसमें और बॉडी का वो इन्वॉल्व है, हर में एक ऑर्गन इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पर हड्डी और मांस, तो इसमें हड्डी और मांस इन्वॉल्व है। क्लियर? बुध ग्रह, बुध क्या हुआ? बुध की इंग्लिश अभी हम लोग सबका इंग्लिश देख रहे थे, वीनस हो गया, शुक्र। बुध की इंग्लिश क्या हुई? जुपिटर भी आ गया हमारे पास, सैटर्न भी आ गया, जुपिटर। कोई जना देखिए भाई गूगल पे, बुध क्या भी लिख लेते हैं हम लोग। वीनस हो गया, मून हो गया, पृथ्वी तत्व का जो स्वामी है बुध ग्रह, तो अभी चलिए देख लीजिएगा अभी, क्योंकि हमने आज फोन से ही खोला है। सो इन 5 तत्वों का कर्म, मरकरी। मरकरी, वेरी गुड मरकरी जी, ठीक है, मरकरी, ठीक है, सभी लोग लिख लें बुध को मरकरी, हाँ इंग्लिश में। तो मरकरी, इसका मरकरी जो प्लैनेट है इसका स्वामी ग्रह है, कारक तत्व गंध है, धातु वात पित्त कफ गंध है, धातु वात पित्त और कफ तीनों ही है, और 5 गुण में गंध ऐड हो जाएगा। ये आप सबको पता है, आसमान या आकाश से हम महत्वाकांक्षा सीखते हैं, एम्बिशियसनेस सीखते हैं, और पृथ्वी से हम सहनशीलता सीखते हैं, जल से निरंतर चलने की भावना सीखते हैं, और ये तो 3 सभी को पता है। और वायु शरीर में प्राणवायु बनकर घूमती है, ठीक, तो मेन ये है। देन देह में अग्नि तत्व बढ़ता है। अगर सिंपल सी बात है, अगर अग्नि को हम सिर्फ किससे बुझा सकते हैं? पानी से बुझा सकते हैं। अगर अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है तो हमें वाटर एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कोई नहीं समझता। मतलब इतनी गर्मी में, कोविड के टाइम पे गर्मी में भी लोग वही काढ़ा पीते हैं जो ठंडियों में पीना चाहिए, और 3-3 बार 4-4 बार वो काढ़ा बढ़ा करके वो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो पित्त बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप जल तत्व बढ़ाएं और जल में भी शीतल जल तत्व बढ़ाएं तो ठीक होना पेशेंट शुरू हो जाएगा। अब क्या है, किसी को नहीं पता, अगर एसिडिटी है, पित्त बढ़ा हुआ है, अग्नि बढ़ी हुई है, तो भी वो चाय पियेंगे, गरम खाना खाएंगे, मिर्ची मसाले वाला खाएंगे, ठीक। उनको मैंने रात में सोने के समय ठंडा दूध पिलाया है पेशेंट्स को, और सुबह उनकी एसिडिटी की दवा छूट गई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। अब वो बिना मुझे दूध पिए नींद नहीं आती है, ये 75 इयर्स बंदे का स्टेटमेंट था कि फिर मेरी, अगर हम आपका कहना मान लें तो हमारी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इंसोम्निया हो जाता है। तो हमने कहा ठीक है दूध ही चाहिए, तो दूध में आइस और शहद मिला करके हमने रात में पिलाया है, रात में 11 बजे 10:30 बजे, खाना 8 बजे खिलाने के बाद, और उनको वो दवा नहीं खानी थी, लेकिन एसिडिटी की हमने। आप अपने ही भोजन में सुधार कीजिए, दवा की शरीर को जरूरत नहीं है, और तब तक सुधार कीजिए जब तक शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है। किसी चीज से तो करेगा। अगर आपको दवा खानी पड़ रही है, इट मीन्स आपको भोजन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अभी भी गड़बड़ है। तो आप तब तक देखिए, अगर आपने एक बार मेडिसिन शुरू कर दी तो क्या होगा, फिर तो आप अपने लक्षणों को ना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, फिर आप वही खाते रहते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि आपके लक्षणों को दवा दबा रही है, तो आपको पता ही नहीं कि चाय नुकसान कर रही है। अभी दवा नहीं खाएंगे तो देखिए, तो 2 कप चाय क्या भयानक तरीके से रिफ्लेक्ट करती है एसिडिटी पेशेंट को। सो ये समझना पड़ेगा, और कहीं लिखा लिखाया डाइट प्लान नहीं होता। इसमें लिखा है ना, अग्नि को शमन करने के लिए हमें जल तत्व बढ़ाना पड़ेगा। जल तत्व कैसे बढ़ाना है ये आपके ऊपर है। ठंडक उसको देनी पड़ेगी, चाहे आपको आइस क्यों ना खिलानी पड़े। तो आइस खिलाती हूं मैं, आइस के साथ शेक बनवा करके सिप कर करके पीना है, तो आधा दूध आधा ठंडा आइस का हो गया, ठीक है। बर्फ पर ठंडी तौलिया हो गई, पेट पर ठंडी तौलिया हो गई, नीले रंग का प्रकाश हो गया जो कि ठंडक देता है, ठीक। कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी को कफ हो और साथ में पित्त भी हो, तो उसको दूध दें या और साथ में मैम जैसे पित्त बढ़ा हुआ है और कफ भी, उसको कोल्ड हो रखा है या कफ हो रखा है, तो उसको दूध दें या नहीं दे सकते। तो फिर मैम उसके लिए
मतलब उसके लिए और भी चीजें हैं, और जैसे केला फायदा करता है, केले से भी कफ बनेगा। तो पित्त भी बढ़ाओ तो ठंडा पानी का सेक पेट पे दे सकते हैं, उससे कफ भी बढ़ेगा। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। मैं बताऊं एक बात? बताएं। गैस की टैबलेट खानी ही खानी होती है। अच्छा। मतलब उनको रहता है कि नहीं मैं टैबलेट नहीं खाऊंगी तो आज मुझे ऐसे होगा ऐसे होगा, आज मुझे गैस बनी हुई है, और बिना टैबलेट के मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं होता, राहत ही नहीं मिलती। मतलब इस तरीके से ना माइंड में बैठा रखती है बात। तो गैस के लिए हमारे नेचुरोपैथी में जो गर्म ठंडी सिकाई और एनिमा है, पहले उस पे जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना क्या है, डाइट काम नहीं करती तो हम खुद ही फास्टिंग थेरेपीज पे चले जाते हैं, पेशेंट को बोलते हैं फास्ट पे आइए, सूप पिलाते हैं, फिर सूप अच्छा है उनके लिए। अनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, जो पित्त बढ़ता है ना, ये भी कफ का कारण होता है। मैंने काफी मतलब खुद पे भी देखा है। मेरी बेटी है, उसको भी जैसे कभी कोई टेंशन हो जाती है तो उसका पित्त बढ़ जाता है, ऑब्वियस है, अगर पेट में गर्मी तो उसको खांसी जैसे हो जाएगी, कफ मतलब खांसी हो गई है, जैसे सूखी खांसी। तो मैं उसको आजकल जैसे ठंडक का मौसम हो गया तो मैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध गर्म नहीं करती, और वो भी इसकी भी बीमारी है कि दूध के बिना सोएगी नहीं, वो दूध पी के बिना उसकी आदत है। तो मैं उसको आधा गिलास दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का जो होता है फ्रिज से निकाल नॉर्मल वो देती हूँ, तो उसको थोड़ा ठीक लगता है। और सूप, अभी जैसे सूप हो गया तो चुकंदर तो आता ही हमेशा, और एक आंवला या आधा आंवला जो भी मतलब मुझे अवेलेबल होता है, उसको टमाटर और सूप जरूर देती हूँ उसको। एक हफ्ता लगातार सूप दूंगी तो उसको थोड़ा आराम मिलता है। तो कहने का मतलब है वात और पित्त दोनों एक दूसरे से बहुत छोटे लेवल पे रिलेटेड हैं। तो अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो देखिए कहीं ना कहीं वात भी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको पहले कैसे सबसाइज करें कि पित्त भी कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि दूध तो नहीं ले सकते, पिछले 2 हफ्ते से जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं खुद दूध को छुआ भी नहीं है। हाँ, और वैसे भी मिल्क मेरी डाइट का बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा कवर नहीं करता, बस एक 250 मिलीलीटर वो किसी भी फॉर्म में जाता है। हाँ, सो वो बहुत अच्छा प्योर फॉर्म में मिल भी नहीं रहा है, तो इसलिए उस पर बहुत रिलाय होना ठीक नहीं है। बाकी नारियल वगैरह है वो अच्छा है, उस पर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बात कि अगर अग्नि तत्व बढ़ा है तो जल की मात्रा बढ़ाकर उसको संतुलित किया जा सकता है। यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से संतुलित रहेंगे। अब आकाश तत्व कैसे बढ़ाएंगे? फास्टिंग, उपवास, चिकित्सा, अवकाश करा करके। तो अगर वात बढ़ा है तो आकाश तत्व बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हमको ये सब समझना पड़ेगा। त्रिदोष का क्या मतलब है? त्रिदोष वात पित्त कफ 3 दोष बनना। जी, जब तीनों दोषों का असंतुलन हो, वात पित्त कफ का, तो हम कहते हैं तीनों दोष उपस्थित हैं। इसी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉब्लम में है, नर्वस सिस्टम भी प्रॉब्लम में है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रॉब्लम में है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और थोड़े लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा, तभी आपको फायदा संभव है। पढ़ दीजिए अनीता जी, पढ़िए जरा ये पंच महाभूत। ये पंच महाभूत असंतुलन त्रिदोष पैदा करते हैं। गर्भ धारण या जब भ्रूण बनता है के दौरान निषेचन के समय प्रत्येक व्यक्ति का संविधान इन तीनों दोषों द्वारा निर्मित होता है। इन 3 दोषों का अनुपात इस समय निर्धारित होता है कि और उसके जीवन के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ये दोष मिलकर हमारी प्रकृति या हमारे शरीर का संगठन करते हैं। ये पंच महाभूत असंतुलन त्रिदोष बनाते हैं। त्रि का अर्थ है 3। ठीक है, तो हमारी प्रकृति किस प्रकार की होगी ये डिपेंड करता है जब जिस समय बर्थ होता है, बर्थ भी नहीं, जब जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिस समय फर्टिलाइजेशन हुआ उसी समय पता चला, उसी समय एक वात पित्त कफ का एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उस व्यक्ति में, तो प्रकृति बनती है। उसके बाद वो पूरे शरीर में हमारे कभी ना कभी हर समय कम ज्यादा होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों चीजें एकदम बैलेंस कंडीशन में हो।
ठीक है। उसके लिए मन की स्थिति का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और जो आपने देखा होगा रिचुअल्स होते हैं, जैसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं, पुजारी वगैरह, तो वो मन से अगर अच्छे हैं तो शरीर के लेवल पे उन्होंने बहुत ही खराब कर रखा होता है अपनी ऊर्जा को, ठीक है। तो हमने बहुत ज्यादा ऐसा देखा नहीं कि बहुत अगर कोई बहुत प्रकांड पंडित हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। ऑर्थराइटिस, वात रोग, ये सब समस्याएं उनको भी होती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो शारीरिक लेवल पे चीजें नहीं कर रहे। तो जब तक त्रिदोषों को सामंजस्य स्थिति में रखने के लिए, जब तक WHO की डेफिनेशन मेंटल, फिजिकल और आपका स्पिरिचुअल, सोशल, चारों आयामों पे काम नहीं होगा और चारों आयाम बैलेंस नहीं होंगे, तब तक आपका तीनों दोष भी सही प्रकार में संतुलन की स्थिति में शरीर में नहीं होंगे। तो ये बात पूरी तरह सत्य है कि अगर हमारे जैसा व्यक्ति चलो डाइट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है मेंटल जो वर्क है वो बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत जगह पे बैलेंस नहीं है तो दोष तो है, और हर व्यक्ति में दोष कम ज्यादा कोई ना कोई है, और कभी कभी तीनों ही इम्बैलेंस है तो उसके लिए कठिनता ज्यादा है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था कि 2 इम्बैलेंस है, 3 इम्बैलेंस है, तो हमको बहुत ही ध्यान से वो व्यक्ति जनरल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकता। क्या आपने कह दिया कि आप 3 बार काढ़ा पी लो, अगर 3 बार काढ़ा पिलाएंगे तो वो बढ़ जाएगा पित्त, ठीक है। और अगर हमको वात को कम करना है तो हमको गर्म ठंडी सिकाई, और कफ को कम करना है तो हमको सूप बढ़ाने पड़ेंगे, सूप से कफ कम होगा। तो ऐसे ही थोड़ा समझ बूझ के बहुत प्रॉपरली उसके शरीर के हिसाब से उसको डाइट प्लान देना पड़ेगा। मैडम इसके साथ साथ मैं भी, जैसे आप बता रहे थे तो मुझे विचार आया कि जैसे वात, पित्त, दोष अगर तीनों इनबैलेंस है तो उसकी डाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसके लिए हमें दिन मतलब समय सारणी का भी हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की ऊर्जा कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, हमारी पाचन शक्ति कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। इसका भी मेरे ख्याल से ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, ऐसे टाइम पे जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या टाइमिंग्स है, हार्ट की क्या टाइमिंग्स है, तो ये जो बॉडी ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से जो टाइमिंग्स होते हैं उनको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही भोजन करना पड़ेगा। और भोजन पहली बात तो कम करना ही पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अगर आप सोचे तीनों समय पर आप भोजन कर रहे हैं, लेट नाइट भोजन कर रहे हैं, उधर देर से भोजन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको दिक्कत करेंगी। चलें, दोषों के बारे में हम सबको पता चल गया। दोष का अर्थ है बुनियादी घटक जो प्रत्येक मानव शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक। बिना दोषों के शरीर का, मानव शरीर की संरचना ही संभव नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, टॉन्सिलाइटिस क्या है? टॉन्सिलाइटिस, म्यूट है आप अनीता जी। गले की स्वेलिंग होना या इचिंग होना है, वही गले में खराश होना, गांठें भी हो जाती हैं साइडों में। नहीं देखिए, जैसे होता है जी तो देखिए जैसे टॉन्सिल्स तो हमारे पास है ही ना, बिना टॉन्सिल के हमारे शरीर की संरचना संभव नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रहे वो इसीलिए क्योंकि हमारे सारे इन्फेक्शन को वो रोक लें। अब जब इन्फेक्शन हमारे लेवल से ज्यादा हो जाता है तो वो हमें महसूस होने लगते हैं। टॉन्सिल्स तो है ही है, टॉन्सिल निकल आए, टॉन्सिल निकल नहीं आए, टॉन्सिल तो थे ही, टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड हो गए, टॉन्सिलाइटिस जहां पे भी टेस्ट लगा है वहां पर मतलब है स्वेलिंग। तो जब हमारा इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बढ़ गया तो वही टॉन्सिल स्वेल्ड हो गए, अब हमें वो दिखने लग गए, अब हमें वो फील होने लग गए, ठीक है। तो इसी तरह वात, पित्त, कफ हमारी बॉडी में है, बिना उसके हमारे शरीर की संरचना संभव नहीं। इसी तरह टॉन्सिल्स तो हमारे पास है ही हैं, बट हमने बहुत ज्यादा इन्फेक्शन अगर कैरी कर लिया है तो वो अब हमें दिखने लग गया है। अब उनमें स्वेलिंग जरूरत से ज्यादा हो गई, नॉर्मल कंडीशन में भी होती है पर अब ज्यादा हो गई है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य में इनमें से कोई एक है। वात प्रकृति का है व्यक्ति, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है, ये तब पता चलेगा जिस समय आपका भ्रूण मतलब एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो वो उसी समय आपकी बॉडी में किस चीज का प्रकृति कैसी है वो पता चल जाएगी। वात दोष प्रधान प्रकृति,
पित्त दोष प्रधान प्रकृति या कफ दोष से प्रभावित प्रकृति। मतलब कोई व्यक्ति कुछ जल्दी नुकसान आप सब में से एक ही व्यक्ति एक ही तरीके का कर रहा है ना। खाने पीने में मान लीजिए 2 व्यक्ति घर में हैं, दोनों एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह की गलतियां कर रहे हैं, पर किसी में कफ प्रधान होगा, किसी में पित्त प्रधान होगा, है ना। कोई किसी को एसिडिटी बढ़ेगी और किसी को घुटने का दर्द बढ़ेगा, है ना। सबको एक ही जैसी बीमारी नहीं होती, एक ही जैसा खाना खा रहे हैं तो भी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति किस तरीके की है और आपको क्या चीज ज्यादा इफेक्ट कर रही है। आगे पढ़िए, आप पढ़ दीजिए अनीता जी आगे का। वात दोष का निर्माण आकाश या यूनिवर्सल स्पेस और वायु तत्वों से होता है। पित्त दोष अग्नि, दिव्य अग्नि तत्वों के कारण होता है और कफ दोष जल और पृथ्वी तत्वों द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक मानव शरीर वात, पित्त और कफ का एक सुव्यवस्थित मिश्रण है। आदर्श संतुलन में स्थित होने पर ये दोष व्यक्ति को स्वस्थ स्थिति प्रदान करते हैं, लेकिन जब असंतुलित होता है तो रोग उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण हमारा दृष्टिकोण और व्यवहार है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है या इसके विपरीत बीमारियों की एक श्रृंखला लाता है। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए संतुलित सात्विक आहार या भोजन का सेवन, नियमित योग व्यायाम और समय पर दवा या जो प्रमुख दोष के अनुसार बदलता है, इसकी वकालत की जाती है। या ये ठीक है, तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। वात, पित्त, कफ तीनों को सामान्य रखने के लिए हमें अपना सही आहार विहार के साथ साथ सही चिंतन भी रखना पड़ेगा, और जब तीनों ही सामान्य संतुलन स्थिति में होते हैं तो हम परफेक्ट हेल्थ कंडीशंस पे होते हैं। प्रकृति हमारी किस प्रकार की है ये हमें बहुत पहले भ्रूणावस्था में ही हमारे लिए डिजाइन हो जाता है, और हमें निरंतर उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी में वात ज्यादा है, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफ ज्यादा है, तो उसको उसी हिसाब से अपने भोजन में सुधार और परिवर्तन करते रहना पड़ेगा, और उसी से उसकी दिनचर्या आगे बढ़ेगी और स्वस्थ जीवन भी आगे बढ़ेगा। फिर बात आती है पंच तत्वों में समन्वय। इसको भी पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए अनीता जी प्लीज। सृष्टि की रचना पंच तत्वों से हुई है। इन्हीं पंच तत्वों से मानव शरीर भी बना है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों का ही सभी कुछ सप्रसार है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से ही होता है। शारीरिक अस्वस्थता भी इन्हीं के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। यदि इस असंतुलन को सदैव संतुलित बनाए रखा जाए तो शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। आहार विहार की असावधानी के कारण तत्वों का नियत परिणाम घट बढ़ जाता है, फलस्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, नाड़ी विक्षेप आदि कठिनाइयां हो जाती हैं। अग्नि तत्व के विकार से फोड़े, फुंसी, रक्त पित्त, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, पीली आदि रोग हो जाते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिश, संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, प्रदर, जुकाम आदि रोग हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से फीलपांव, तिल्ली, जिगर, रसौली, मोटापा आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। आकाश तत्व के असंतुलन से मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, पागलपन, अनिद्रा, भ्रम, घबराहट आदि के लक्षणों का आक्रमण होता है। 2, 3 या 5 के मिश्रित विकारों की मात्रा के अनुसार एक या अधिक रोग हो सकते हैं। जी थैंक यू। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि वायु तत्व की कमी से कौन कौन सा होगा, तो वायु तत्व की अधिकता भी हो सकती है और वायु तत्व की कमी भी हो सकती है। तो जो 5 तत्व हैं हमारे पास जिनसे हमारा शरीर निर्मित है, हमारे असंतुलन से या हमारे गलत खान पान से, हमारे गलत विचार से या समय के परिवर्तन से या पोल्यूशन से, कुछ भी कह लीजिए, उसके कारण हमारी जो व्याधियां होती है, जो रोग होते हैं, उनमें बहुत सारे जो रोग हैं उनको हम जज कैसे कर सकते हैं। तो वायु की मात्रा में अंतर, मतलब या फिर वायु तत्व बढ़ा या कम हुआ, क्या हुआ, ये किस वायु की बात कर रहे हैं, बाहर की ऑक्सीजन वायु की? नहीं मैम, जो हमारे शरीर की वायु है, जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के बाद बनती है और हर के शरीर में बनती है, ठीक है। तो वो नियम मतलब निर्धारित मात्रा में रहे तभी ठीक है ना। मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है।
वायु की मात्रा में अंतर करने से क्या है, अगर वायु पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रही है तो कहां से वायु आ गई, पहले कब्ज रहने लगा किसी व्यक्ति को, और कब्ज का परिणाम अगर पेट पूरी तरह साफ नहीं होता तो स्टूल उसी जगह फंसा हुआ है, और स्टूल अगर डेली नहीं निकलेगा तो वही गंदगी गैस बन करके सड़ने लग जाएगी और पूरे शरीर में ट्रेवल करने लगेगी। तो बहुत ज्यादा गैस का फॉर्मेशन होना स्टूल के सड़ने का कारण है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कहेगा कि नहीं मैडम पेट तो पूरी तरह साफ होता है लेकिन बर्पिंग बहुत है, डकारें बहुत आती हैं, गैस्ट्राइटिस है हमें लेकिन कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते आप उसको समझ लीजिए कि इसको कॉन्स्टिपेशन भी है, ठीक है। आपको उसको ये नहीं कहना है कि तुम्हारा भाई कॉन्स्टिपेशन है तुमको, ऐसा तो आप नहीं समझा पाएंगे उसको, क्योंकि एलोपैथ में ऐसा ही अलग अलग डिजाइन कर दिया उन्होंने। एसिडिटी है और कॉन्स्टिपेशन नहीं है। तो बेसिक नंबर 1 पे तो कॉन्स्टिपेशन आया, फिर गैस्ट्राइटिस आई, फिर एसिडिटी आई, फिर अल्सर आया, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस आया और फिर कैंसर आया। सीधे नहीं आया। एक और तरीका हो सकता है मन का भी तरीका हो सकता है कि इतना क्षुब्ध कोई रहने लगा कि शरीर पे फिजिकली तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा तो उसे नहीं पता, पर फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का था कि कहीं ना कहीं की ग्लैंड मैलिग्नेंट हो गई। ठीक है, आई एग्री कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि शरीर के लेवल पे आपको ठीक था, व्यक्ति स्वस्थ था, खा पी रहा था, पर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा विक्षिप्त और प्रताड़ित था, जिसको पता नहीं था, उसको खुद भी नहीं पता था, इतना फ्रस्ट्रेशन था। तो मेंटली भी हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहां पे भी कुछ सेल्स मैलिग्नेंट हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिकेशन बहुत गंदा किया, तो शरीर के लेवल पे और मन के लेवल पे हेल्दी होते हुए भी मेडिसिन बहुत ज्यादा खाने से उसके साइड इफेक्ट के कारण कैंसर हुआ, है ना। बट बेसिक लेवल पे जो मैंने आपको बताया वो 80% फॉलो होता है। 80% लेवल पे आपको कॉन्स्टिपेशन, फिर सेकेंड नंबर पे गैस्ट्राइटिस। अंतर आ जाने से गठिया, क्या आपको पता है, वात रोग है, ठीक। लकवा, दर्द, कंपन, अकड़न, नाड़ी विक्षेप आदि, इन सब में वायु का ही मूवमेंट होता है। जो आजकल वो पार्किंसंस चला है ना, वो भी वायु रोग है। मेंटल तो है ही है, ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग कम हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वात रोग है। अगर उस व्यक्ति का हम पेट भी साफ करें और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस कराएं, लाइक फिजियोथेरेपी भी उसमें मायने रखती है, मेडिटेशन कराएं, तो ठीक हो जाता है वो। कई लोग मेरे टच में आए जो ठीक हो गए। अग्नि तत्व के विकार से फोड़े, फुंसी, वैसे भी कहते हैं गर्मी बढ़ गई है, आम खाया है, ऐसा ही होता है ना, गर्मियों में ही होता है। आप इसको कोरिलेट करके करो, रटो नहीं। फोड़े, फुंसी, रक्तपित्त, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, पीलिया, सारे के सारे गर्मियों के रोग हैं। और गर्मी में अग्नि तत्व बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अपनी जो आदत है ना गर्म खाना खाने की, तो वो गर्म ही रहती है, भले ही पृथ्वी के अंदर से ठंडा पानी आ रहा है। और जो पृथ्वी के अंदर सीधे सीधे आप पानी पियो अगर, तो उनमें ठंडियों में गर्म पानी आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो नेचर हमें खुद बताता है कि हमें ठंडा पीना है कि हमें गर्म पीना है, हमें खुद ही वो वैसा ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम ही ऐसा उल्टा सुल्टा करते रहते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, ठीक, क्योंकि जल तत्व की गड़बड़ी अधिक हो गया तो जलोदर हो गया, पानी इकट्ठा हो गया किसी भी ऑर्गन में। पेचिस, लूज मोशंस होने लग गए। संग्रहणी, बहुमूत्र, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होने लग गया। प्रमेह, प्रदर, जुखाम, ठीक, ये सारे के सारे जल तत्व बढ़ने के कारण होते हैं, जल तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। कम होगा तो भी होगा। पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से फील पाव, अब फील पाव देखिए, एलिफेंट हैंड, फुट सॉरी, तो पैर इतना मोटा हो जाता है, तो वैसे ही वो हैवी है, मतलब ग्रेविटी बढ़ रही है, तो अर्थ पृथ्वी तत्व के बढ़ जाने से हुआ। तिल्ली, स्प्लेनोमेगाली होता है, तिल्ली बढ़ गई। जिगर, लिवर का प्रॉब्लम हो गया। रसौली, मोटापा, रसौली आई थिंक जो फाइब्रॉइड्स शरीर में जो गांठें पड़ जाती हैं, हाँ, तो वो चाहे आपके और भी जगह हो सकती हैं, नहीं तो पीसीओडी, पीसीओएस भी उसी में आता है। मोटापा अगेन पृथ्वी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। मोटा मोटा ज्यादा खाना खाने से ये सब होता है। मोटा मोटा अर्थ एलिमेंट से रिलेशन अगर सीधे सीधे कहें तो वो व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है,
जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खाना खा रहा है। आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आकाश तत्व से मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, पागलपन, अनिद्रा, भ्रम, घबराहट। अब ये सारी की सारी थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। भले ही इसमें भी हमको डिटॉक्स करने के लिए पेट का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ, बट स्टिल स्पाइन, नर्वस सिस्टम और उसके थॉट्स पे काम करना पड़ेगा। संभव ऐसा भी होता है कि जिस बच्चे को हम ठीक कर रहे हैं उसको एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे आते थे, उसके सिस्टर को भी आते थे। अब ये क्या है पता नहीं, तो अभी उसको हमने ये समझा कि उसके लंग्स में भी ऑक्सीजन कम है, मतलब उसके फेफड़े थोड़े कम काम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम पहुंचने से उसको सफोकेशन होता है और वो फेंट होता है। 2 महीने की कोशिश के बाद उसको काफी रिकवरी है, पर अभी जैसे ठंड बढ़ रही है, स्पैज्म आ रहा है, तो लंग्स का कैलिबर कम हो रहा है और ऑक्सीजन ना मिलने से वो फेंट हो रहा है या उसको दिक्कत हो रही है। तो अभी हमने अपना थोड़ा ध्यान ब्रेन से शिफ्ट करके हाँ लंग्स की तरफ बढ़ाया है, ठीक है, जिससे उसको प्रॉपर लंग्स अच्छे काम करें। मैम ये हाँ बताएं। जो नेक्स्ट होते हैं ना, उसमें वो ज्यादातर नींद नहीं आती है, रात में ज्यादा नींद नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करना होता है हमें नेचुरोपैथी में? नेचुरोपैथी में उसके लिए हॉट फुट बाथ लेना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। शायद मेरा रह गया, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना, वीडियो आपको लिंक सेंड कर देंगे। सॉरी, आज मैं जरूर से कर दूंगी, तो आप उसको देखिए और उस एक्टिविटी को सब लोग करें। ठंडियों के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पैरों का गर्म नहान, जिसमें हम पैरों को बाल्टी में डाल के बैठते हैं, साइड से गर्म पानी बढ़ाते जाते हैं, पूरे शरीर को एक कंबल से ओढ़ लेते हैं। सिर पे अगर लगा कि गर्मी चढ़ रही है तो हल्का सा एक सादे पानी से भीगी हुई टॉवेल रख लेते हैं। गुनगुना पानी या गर्म पानी पी के बैठते हैं, जिससे आपका कोल्ड एंड कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स की कैपेसिटी, नी पेन, काफ मसल पेन, इंसोम्निया, ईयर पेन, माइग्रेन, हेडेक, इन सब में आराम आता है। ठीक है, तो उसको आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। हम किडनी के लिए भी करते हैं मैडम, किडनी के लिए ये नहीं करते। हॉट फुट बाथ का किडनी पेशेंट के लिए कोई रोल नहीं है, ठीक है। जितनी मैंने बीमारी बताई है इन सब में हॉट फुट बाथ का रोल है। किडनी पेशेंट के लिए फुल बॉडी वार्म बाथ देते हैं, या हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन स्टमक और बैक पे करते हैं, या बहुत है तो कटी स्नान कह सकते हैं, ऑल्टरनेट हिप बाथ या ऑल्टरनेट बैंडेजेस ऑन स्टमक। हॉट फुट बाथ का फायदा चेस्ट से ऊपर इतने पोर्शन में और पैरों में, घुटने से नीचे के हिस्से में। हॉट फुट बाथ का कोई भी फायदा बीच के हिस्से में नहीं मिलता, ठीक। डायफ्राम से ऊपर कोई भी बॉडी में पार्ट में दिक्कत होगी, हॉट फुट बाथ से फायदा होगा, और घुटने से नीचे कोई भी दिक्कत होगी तो हॉट फुट बाथ से फायदा होगा। हाँ, क्योंकि मैम टंडलियों का सेकंड हार्ट भी कहा जाता है। मैम आज वीडियो सेंड कर दीजिएगा प्लीज। पक्का। मैम मैंने देखा था, क्योंकि कोई किडनी पेशेंट थे, उनको किडनी में प्रॉब्लम थी, और तो उनको भी ऐसे ही फुट बाथ दिया था। उनको मतलब बाल्टी में गर्म पानी में बिठाया, चादर उड़ा दी थी, सर पे टॉवल रख दिया था नॉर्मल पानी का। दिया, हाँ क्यों दिया मैं बताती हूँ। क्योंकि किडनी, हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में किडनी की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। किडनी हमारी फिल्ट्रेशन का काम करती है। अगर हम एक ही ट्रीटमेंट रोज रोज देंगे तो पेशेंट फटीग में आ जाएगा, थक जाएगा, ठीक है। इसलिए नेचुरोपैथी के हर वो ट्रीटमेंट हम देते हैं जिससे पसीना निकाल सकें। स्टीम बाथ भी दिया होगा, भाप स्नान भी फायदा करेगा, है ना। तो इसलिए नहीं कि भाप स्नान का कोई नुकसान नहीं है ना, हम हर वो चीज करेंगे जिससे एक्सक्रीशन बढ़े। कटी स्नान भी दे देंगे, स्टीम बाथ भी देंगे, हॉट फुट बाथ भी देंगे, ठीक है। एक सेकेंड में आए। उनको नीमा भी साथ साथ देते रहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की वो सारी विधियां जो शरीर को डिटॉक्स करती हैं, सबको लेके चलते हैं। और कोई एक चिकित्सा, मुझे लगता है मैं ठीक हो गई हूं, पर मैं जब कंटिन्यूअस बोलती हूँ तो मुझे पता चलता है नहीं अभी भी
बाकी है। तो वो सारी विधियां नेचुरोपैथी की जो शरीर का शोधन करती हैं, हम उन सबको सारी बीमारियों में ऐड करते हैं। ये मूल मंत्र है। पेशेंट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो आप जज करते हैं उससे बात करने में, कि हमको कितनी बार एनिमा देना है, हमको वाष्प स्नान कितनी देर देना है। मान लीजिए किडनी पेशेंट के साथ साथ हाई बीपी है तो वाष्प स्नान नहीं देंगे। मान लीजिए किडनी पेशेंट होने के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर है तो हम वार्म बाथ और बढ़ा देंगे। मान लीजिए कफ है, कंजेशन है, तो हम किडनी पेशेंट के साथ साथ ये भी बढ़ाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, देंगे सब, पर क्या ज्यादा देंगे क्या कम देंगे ये डिपेंड करता है। ये हम लोग खुद डिजाइन करते हैं। किसी पेशेंट को फायदा हो रहा है तो हफ्ते में 3 बार हमने स्टीम बाथ कर दिया और रेस्ट ट्रीटमेंट 2 बार कर दिए। जो बेसिक रीजन था वो मैंने अभी आपको बताया कि किडनी का जो फंक्शन है उसके प्रेशर को कम करने के लिए। किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। हमने वो सारा काम किया जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकले अदर ऑर्गेन से और किडनी रिलैक्स रहे और किडनी अपना क्रिएटिनिन कम करने लग जाए। प्रोटीन डाइट कम करा दी, वाटर इनटेक थोड़ा कम करा दिया, जो शरीर में था उसको भाप द्वारा निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी क्लियर है आपको? यस मैम। आगे का पढ़ दीजिए अनीता जी, ये वाला पेज खत्म कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि इन तत्वों की मात्रा कम हो जाए तो दूसरे प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अग्नि तत्व की कमी से शीत, जुकाम, नपुंसकता, गठिया, मंदाग्नि, शिथिलता जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। वायु तत्व की कमी आदि लक्षण परिलक्षित होते हैं। पृथ्वी तत्व की कमी से सूखा रोग, बेरी अंगों की शिथिलता तथा कमजोरी आ जाती है। इसी प्रकार जल तत्व से, आकाश तत्व की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है। यदि सब तत्व अपने नियत मात्रा में यथोचित रूप से रहें तो बीमारियों का कोई कारण नहीं रहता। जैसे ही इनके अनुपात में अंतर आ जाता है वैसे ही रोगों का उद्भव होने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि सभी तत्व आवश्यक मात्रा में उचित रूप से प्राप्त होते रहें। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। पृथ्वी तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल किसी पार्क, मैदान अथवा किसी स्वच्छ स्थान पर प्रतिदिन आधा घंटा नंगे पांव टहलना चाहिए। इससे पैरों द्वारा शरीर का संचित विजात ये तत्व खींचकर जमीन में चला जाता है और घास की तरावट से पैर ठंडे होते हैं। यह ठंडक मस्तिष्क तक पहुंचती है और शीतल बनाए रखती है। भ्रमण के समय यदि यह भावना भी रहे कि पृथ्वी की जीवनी शक्ति पैरों द्वारा अवशोषित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है और समस्त शरीर का विष खींचकर पृथ्वी माता हमें निर्मल व स्वस्थ बना रही है तो अधिक लाभ होता है। नित्य स्वच्छ और ताजे जल से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर का स्फूर्ति, चैतन्यता और शरीरता मिलती है। जल नीति से मस्तिष्क ठंडा रहता है। एनिमा लेने से पेट साफ रहता है। पानी अधिक से अधिक परंतु धीरे धीरे पीना चाहिए जिससे उनमें आवश्यक लाभ मिलती रहे, नहीं तो कोष्ठबद्धता की शिकायत हो सकती है। अग्नि तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रातःकाल का धूप स्नान अच्छा साधन है। वेरी गुड। अच्छा, अभी इसमें ये सही बात है कि दिन भर में हमें सारे तत्वों के पास हम रहे तो हम स्वस्थ होते जाएंगे। तो बहुत बार जो इंसान नहाएगा नहीं कई दिनों तक तो ऑलरेडी बीमार हो गया क्योंकि उसकी बॉडी में जल तत्व नहीं जा रहा। दूसरा, पानी कम पी रहा है तो जल तत्व की कमी है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा उसको। तीसरा, अगर वो धूप की, सूर्य किरणों की रोशनी नहीं ले रहा है तो अग्नि तत्व कम हो रहा है जिससे पेट का डाइजेशन नहीं हो रहा, खाना अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस बात को हम लोग ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। और अगर पृथ्वी तत्व कम हो रहा है तो हमें पृथ्वी तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? घास पर नंगे पैर टहल करके, जिससे पृथ्वी की जीवनी शक्ति और ऊर्जा हमारे अंदर सर्कुलेट हो और अर्थ का मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी हमारे अंदर अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये और कुछ इसमें नहीं था। तो दैनिक दिनचर्या हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर सारे तत्व मौजूद हो जाएं। सीधे बैठ जाएं, 2 मिनट का समय लेंगे। चप्पल अपनी स्लीपर्स बगल में रख दे। पैर आपके ऐसे हों जो पृथ्वी से टच हो रहे हों। नंगे पैर मतलब पैर चप्पलें साइड में कर दें और आप थोड़ा आगे खिसक जाएं, मतलब कुर्सी पर पैर उठे हुए ना हो, तलवे नीचे जमीन से पूरा लगे हुए हों।
रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें। नीचे सुखासन पर बैठ सकेंगे। सभी लोग म्यूट कर लें और मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। 3 गहरी श्वास लीजिए। टेक 3 डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आप महसूस करें कि आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से पृथ्वी में जा रही है। श्वास भर लें और जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरे शरीर से होती हुई, पैरों से होती हुई, पैरों के तलवे से पृथ्वी में जा रही है। पुनः श्वास भर लेंगे और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सिर से, गले से, कंधों से, छाती से, पेड़ों से, पेट से, हिप एरिया, जेनाइटल ऑर्गन्स, पैर, घुटने, काफ मसल्स, पिंडलियां और तलवे से होती हुई ये गंदी काली फॉगी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, रोगग्रस्त ऊर्जा पूरे पैर के तलवों से पृथ्वी में जा रही है। हमारा शरीर अब हल्का होता जा रहा है और बहुत गहरे तक ये तरंगे जा रही हैं। ऐसा महसूस कीजिए जैसे पैरों में जड़ी निकल आई हो और ये जो नकारात्मक ऊर्जा गई वो बहुत गहरे पृथ्वी में गई और पैर आपके और ज्यादा पृथ्वी से टाइटली इम्बिल्ड हो गए। अब जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं वैसे ही उसका काम क्या है कि नरिशमेंट को नीचे तक ले जाना और नीचे जो आपने पानी दिया वो जड़ों के द्वारा ऊपर तक लाना। ऐसे ही सिर्फ विचार मात्र से नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी ने जो अवशोषित की उसके लिए उसे मानसिक रूप से धन्यवाद दीजिए कि पृथ्वी माता आपने हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया और उसको सकारात्मक रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब यहां से सकारात्मक तरंगे आपके पैरों के तलवे से पूरे घुटनों में, पिंडलियों में, जांघों में, पेट से होती हुई छाती में, हाथों से होती हुई सिर तक आ रही सकारात्मक विद्युत तरंगे उन अंगों को भी जा रही हैं जो अंग कमजोर हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनकी यह हीलिंग भी कर रही है। सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई ये तरंगे, सकारात्मक तरंगे पृथ्वी के अंदर से आपके पैरों के तलवों के द्वारा होती हुई पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ रही है। एक एक कोने में पहुंच रही है, एक एक कोशिका तक पहुंच रही है, आपके रुग्ण अंग तक पहुंच रही है। इस तरह से आप पृथ्वी की ऊर्जा को कुछ देर अवशोषित कर सकते हैं। जब आप मिट्टी पे पैर रखेंगे या घास धूप पर पैर रखेंगे और तब आप ऐसा करेंगे तो आपको अद्भुत लाभ होगा और उसका जो आपका महसूस करेंगे आप वो अद्भुत होगा। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को चलाइए। हालांकि आपको ऐसा लगेगा जैसे वो एकदम
फिक्स हो गई हैं। धीरे धीरे उंगलियों को चलाइए, पैरों को चलाइए, घुटने को मूवमेंट दीजिए, हथेलियों को चलाइए, हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए आंखों को खोलें।